हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट यूनेस्को साइट का पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि चाहे कितना भी एग्ज़ाम का प्रेशर हो, हम उस टाइम पर ये चीज़ें यूनेस्को साइट से रिलेटेड तो पक्का कुछ भी नहीं भूलें। देखो, इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इस वीडियो में कि आपने अपना समझो तो इन्वेस्टमेंट किया है। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है? टाइम का। और कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उसको लगता है कि हमको इससे कुछ प्रॉफिट हो, है ना, मेरे को इससे कुछ प्रॉफिट हो। और अगर नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। तो इसमें प्रॉफिट कैसे होगा आपका, अगर आप इस वीडियो को टाइम देते हो तो, कि आपको इस वीडियो के दौरान ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, दूसरी वीडियोज़ ना देखनी पड़े, कहीं कोई किताब से रट्टा ना मारना पड़े, तो होगा आपका ये प्रॉफिट। ठीक है, और कोई भी चाहेगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ और यकीन रखती हूँ खुद पे कि इसी वीडियो के दौरान आपको सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी और आपका ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। खैर, इतना टाइम मैंने ले लिया है उसके लिए सॉरी, पर ये बातें बतानी ज़रूरी थी। देखो, इसको क्वेश्चन आंसर के तौर पर हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम पेपर में भी क्वेश्चन आंसर PYQS के फॉर्म में मिलता है ना, तो हम इसी तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले, अच्छा ये देखो इंग्लिश में है, तो इससे जो हिंदी वाले भी बच्चे हैं और इंग्लिश वालों को तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हिंदी वाले बच्चों को मैं बता दूँ, जो हिंदी वाले SSC एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि देखो, हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी पे भी इस तरीके से लिख के, हिंदी में तो नहीं लिखते ना, हिंदी वाली चीज़ों को ऐसे ही इंग्लिश में लिख कर हम भेजते हैं, या फिर वो उधर से हमको मैसेज अगर करे तो हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से ना करते। तो इससे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्पी के स्मारक कहाँ स्थित है? तो हम्पी के स्मारक कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। ये तो सभी को मालूम होगा, जिसको नहीं पता होगा वो इधर देख लीजिए। यूनेस्को में शामिल कब हुआ है? 1986 में। अब यहीं पे मैं थोड़ा और टाइम लूँगी। देखो, हमने 1983 में देख रखा है कि 1983 से यूनेस्को साइट्स में शामिल होना, हमारे भारत से कुछ मॉन्यूमेंट्स या कोई भी अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह यूनेस्को साइट्स में शामिल होना शुरू हुई हैं। तो सबसे पहला साल कौन सा था? 1983 में 4 शामिल हुए हैं। 4, आगरा का किला, एक बार मैं समराइज़ करवा दे रही हूँ। एक बार आगरा का किला हुआ है 1983 में, फिर ताजमहल हुआ है, फिर अजंता और एलोरा, है ना, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। फिर आता है साल 1984, इसमें 2 हुए थे, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा आपका महाबलीपुरम। उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था। फिर मैंने बताया था साल आ जाता है 1985 का, जिसमें कि 3 होते हैं और वो सारे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स ही होते हैं। एक केवलादेव नेशनल पार्क, एक काजीरंगा और एक मानस। उसके बारे में भी मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पूरा क्यों पढ़ना भाई, जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, तो वो मैंने बता रखा था। 85 हो गया। फिर 86 का साल आता है। 86 का अब हम लोग, यानी कि 1986 का अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि पता नहीं कितने हैं। चलो देख लेते हैं, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो 1986 में हम्पी के स्मारक जो है यूनेस्को साइट्स में शामिल हुए। फिर आता है हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि हम लोग पहले ही देख रहे थे, पहले से ही, कि इसका अगर कोई भी यूनेस्को साइट में शामिल हुआ तो आखिर उसको बनवाया किन्होंने। जैसे कि आप इस वीडियो में, अगर आपने पहला देख लिया होगा वीडियो, पढ़ा होगा, या फिर किधर से भी, दूसरी जगहों से भी पढ़ा होगा, और इस वीडियो को देख रहे हो तो बताओगे कि सबसे पहला जो 1983 में जो आगरे का किला था यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था, बताओ कि उसका निर्माण किसने करवाया था। फिर आता है, इसकी बात करते हैं, हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा कृष्ण देव राय ने करवाया था। ठीक है, राजा कृष्ण देव राय ने करवाया था। हम्पी के स्मारकों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। कर्नाटक में 2 मंदिर हैं हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर, ये 2 मंदिर हैं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं हम्पी के। याद हो गया? एक पक्ष से याद रख लो, एक पक्ष से और एक विट्ठल से। ठीक है, एक विट्ठल से। ये सारे साउथ इंडियन नाम है और कर्नाटक का साउथ में आता है, तो ये नाम याद करना थोड़ा सा हम लोग को हार्ड लगता है, बट
आप अगर कोशिश करो किसी चीज़ से रिलेट करके तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा याद। विजयनगर की अंतिम राजधानी कौन सी है? देखो यही हम्पी है। आपने अगर हो सकता है सीरियल देखा हो, एक आता था तेनालीरामा, और ये स्टोरीज़ भी आती है, कार्टून्स भी आते हैं, तेनालीरामा और राजा कृष्णदेव राय, है ना। तेनालीरामा बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही गुणवान और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो राजा कृष्णदेव राय के रत्नों में एक महान रत्न थे, है ना। तो उनकी कहानी, तो आपको क्या करना है कि एकदम इस वीडियो के दौरान अगर हम हम्पी कर्नाटका के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको तुरंत से आ जाना चाहिए इमेज किसका? राजा कृष्णदेव राय का और तेनालीरामा का। तो उनकी जो राजधानी है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, उसमें दिखाया गया है, उस सीरियल या फिर कार्टून में आप लोग देख सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी राजधानी अंतिम कौन बनी? तो वो बनी है हम्पी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी कि पतन मतलब क्या होता है। पतन मतलब होता है फॉल, मतलब वो जब साम्राज्य जो है ना गिर गया, उजड़ गया, वो कैसे हो गया? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। 1565 में ना तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था जिसमें कि ये गिर गया, ये साम्राज्य ख़त्म हो गया, ठीक है। अगला आता है हम्पी। नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको तो क्वेश्चन और आंसर से मतलब है। हम्पी किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी बसा हुआ। हम्पी की शैली कौन सी? ये गलत हो गया इधर। हम्पी की शैली कौन सी है? तो ये द्रविड़ियन है, द्रविड़ियन शैली है। साउथ इंडिया में ना बेसिकली क्या होता है कि द्रविड़ियन शैली ही ज़्यादा है, साउथ इंडिया में द्रविड़ियन शैली ही ज़्यादा है। तो आप याद रखना कि हम्पी तो कर्नाटक में, कर्नाटक साउथ में है, तो कर्नाटक साउथ में है, तो साउथ का मैंने क्या याद किया था कि द्रविड़ियन, हाँ साउथ में द्रविड़ियन होता है। अगर जो भूल जाओ एग्ज़ाम के टाइम पे तो फिर भी आप ही याद रखिएगा। तो द्रविड़ियन शैली हो गया। हम्पी के स्मारक किस नोट पर अंकित है? तो याद रखिएगा ये आपका आता है 50 रुपये के नोटों में। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, ये मेरा दूसरा सवाल है। एक तो मैंने पूछा कि आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया था, है ना, आगरा फोर्ट किन्होंने बनवाया था। फिर उसके बाद मैं अब पूछ रही हूँ कि 10 रुपये के नोटों में किस स्मारक का फ़ोटो जो है अंकित है, चित्र जो है अंकित है? बताइएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर। अब हम आते हैं दूसरे पे, खजुराहो के स्मारक 11वें नंबर पे आता है। ये सब जो मैं बता रही हूँ ये 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए हैं। फ़िलहाल तो हम इसको देख ही लेंगे। खजुराहो के स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आप बोलेंगे मध्य प्रदेश, भारत में। भारत तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, किसको पता है कि अमेरिका में मध्य प्रदेश है नहीं, किसी को नहीं लगता ना कि मध्य प्रदेश अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में ही ऑब्वियस ही बात है, मध्य प्रदेश में है इसमें खजुराहो के स्मारक। फिर आता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में खजुराहो के स्मारक कब शामिल हुआ? तो मैंने बताया कि अभी हम लोग 1986 की बात कर रहे हैं, तो 1986 में ही हुआ होगा। खजुराहो के स्मारकों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये चंदेल शासक ने बनवाए थे खजुराहो। तो समझ लो कि चांद जो है, ठीक है, चांद जो है खजूर नहीं खाता है, क्योंकि चांद कुछ भी नहीं खाता है तो खजूर कैसे खा लेगा? तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, जो खजुराहो है उसने चांद से हमने चंदेल शासक याद करा है। कंप्लीट। खजुराहो के स्मारक किन धर्मों को समर्पित है? तो ये हिंदू और जैन धर्म दोनों को है समर्पित, हिंदू प्लस जैन। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी कि यूनेस्को में 1986 में शामिल हुआ है, मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों, चांद खजूर नहीं खाता है ना, चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित हुआ है। और फिर आता है खजुराहो किस धर्म को समर्पित है? तो बता दो, हिंदू धर्म और जैन धर्म, हिंदू प्लस जैन धर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी 1986 में, यानी कि 3 ऐसे स्मारक हैं जो कि 1986 में आपका यूनेस्को साइट में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। फतेहपुर कहाँ है? यूपी में है। यूनेस्को
में फ़तेहपुर सिकरी कब शामिल हुआ? 1986 में। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फ़तेहपुर सिकरी का अन्य उपनाम क्या है? सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए विजय का नगर। फतेह का मतलब ही होता है विजय। फतेह का मतलब ही क्या होता है? विजय होता है। तो ये याद रखना बिल्कुल ही आसान है कि फतेह का मतलब, अगर अभी याद कर लोगे तो फतेह का मतलब क्या है? विजय। तो विजय, अन्य अगर उपनाम बोलेगा तो क्या बोलोगे? अन्य नाम बोल दे या फिर निकनेम यानी कि उपनाम बोल दे। तो आप लिखोगे सिटी ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय का नगर। विजय, फतेह का मतलब, हाँ याद आ रहा है कि फतेह का मतलब विजय ही बोला गया था। फिर है फ़तेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? देखो अकबर ने बनाया। अकबर ने एक और चीज़ का निर्माण करवाया था जो यूनेस्को साइट में शामिल है, 1983 में ही शामिल हुआ था। तो वो तो मैंने सवाल इस वीडियो में आपसे पूछा है, तो वो बता दीजिए। फिर अकबर ने करवाया था फ़तेहपुर सिकरी का। देखो फ़तेह है उर्दू शब्द है, उर्दू लफ्ज़ है, तो उसी से आता है आपका अकबर, ठीक है। फ़तेहपुर और सिकरी ये सारे ना उर्दू शब्द हैं, तो उर्दू से रिलेट कर लो ना, अकबर ने बनाया होगा, ऐसे कर लें। फ़तेहपुर सिकरी की वास्तुकला कौन सी है? इंडो इस्लामिक ही है। और एक और यूनेस्को साइट है जिसकी इंडो इस्लामिक वास्तुकला है, तो बताओ कौन सी? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल। तो इंडो इस्लामिक बताओ कि 1983 में ऐसा कौन सा यूनेस्को साइट बना है जिसकी जो वास्तुकला है वो इंडो इस्लामिक है, वो बता दो। हालांकि फ़तेहपुर का याद कर लो कि फ़तेहपुर सिकरी को अकबर ने बनाया, तो अकबर ने बनाया तो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर ही होगा, सॉरी वास्तुकला होगी, आर्किटेक्चर, यस। फ़तेहपुर सिकरी की प्रमुख संरचनाएं क्या हैं? प्रमुख स्ट्रक्चर्स पूछ रहे हैं, तो पंचमहल और अनूप तालाब। आपको कुछ याद नहीं रखना है, अनूप तालाब याद रखना, पंचमहल और अनूप तालाब। तो हमने फ़तेहपुर सिकरी देख लिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ताकि याद रहे कि फ़तेहपुर सिकरी जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले लोग सब विजय होते हैं, इस तरीके से याद करो, सब फतेह कर लेते हैं सारी चीज़ों को। कोई भी अगर क्या कहते हैं लड़ाई वड़ाई हो तो उसमें फ़तेह कर लेते हैं, अब उनकी जीत होती है, इस तरीके से याद कर लो। अब उसके बाद आता है कि फ़तेहपुर सिकरी कहाँ है? तो देख लिया उत्तर प्रदेश में। कब यूनेस्को साइट बना? तो बोलोगे कि 1986 में बना है। फिर बोलोगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फिर बोलोगे कि इसकी प्रमुख संरचनाएं क्या हैं? तो बोलोगे पंचमहल और अनूप तालाब। और फिर आता है कि इसका आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला क्या है फ़तेहपुर सिकरी की? तो बोलोगे इंडो इस्लामिक है। फिर अगर पूछा जाए कि फ़तेहपुर सिकरी का दूसरा नाम क्या है, तो ये तो कभी नहीं भूलने जा रहे हो कि सिटी ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय का नगर। फिर नेक्स्ट पे आते हैं गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट, यानी कि ये चौथा साइट हो रहा है, चौथा यूनेस्को साइट बना, ठीक है, इंडिया से। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में गोवा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये कब हुआ है, ठीक है, कब हुआ है? 1986 की बात चल रही है, तो अभी 1986 में ही यूनेस्को में शामिल हुआ है गोवा, ठीक है। सब मिलाकर कितने स्मारक शामिल हैं? तो सब मिला के 7 है, मतलब गोवा से 7 स्मारक है और 3 प्रमुख हैं जिनका नाम ना यहाँ पे दे रखा है, प्रमुख है, ठीक है, मेन। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, देखो इंग्लिश वालों के लिए भी है लिखा हुआ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है वो पार्थिव शरीर जो बॉम जीसस है ना, सेंट ज़ेवियर का, उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस हो गया, सेंट कैथेड्रल हो गया और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च हो गया, क्योंकि चर्च वर्च वहाँ बहुत ज़्यादा है, चर्च वगैरह वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो 3 तो आपको याद हो गए, सेंट कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च और फिर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर भाई पूछ ले तो हमको नंबर क्यों लुटवाने हैं अपने, है ना, नंबर क्यों खोना है? हम भाई पढ़ के जाएंगे, 3 चीज़ें याद ही कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा। लेकिन हाँ, 1 नंबर अगर वहाँ छूट गया हमारे आलसपन की वजह से तो वो बड़ा नुकसान करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा गोवा को, ज़्यादा कुछ नहीं। और देखो कहोगे कि मैम सब में हमको बताया गया है कि हाँ फ़तेहपुर सिकरी कहाँ है
अजंता कहाँ है, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, आगरा फोर्ट कहाँ है। आपने ये तो बताया ही नहीं कि गोवा के गिरजाघर कहाँ है, कॉन्वेंट। किसी किसी का ये दिमाग चलेगा, हो सकता है चले, किन्हीं किन्हीं का चल ही जाए। तो बताओ, इसमें मुझे बताना नहीं पड़ेगा? बताना तो नहीं पड़ेगा ना। गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट हैं तो गोवा में ही होंगे। अब गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट अमेरिका में तो नहीं होंगे, कि ऑस्ट्रेलिया या पेरिस में तो नहीं मिलेंगे कि गोवा के गिरजाघर हैं पेरिस में। नहीं, गोवा के गोवा में ही रहेंगे। अब हम आते हैं 1987 पे, यानी कि यहाँ पर से समझ लो 1986 में भी 4, 1983 में कैसे 4 थे। आगरा का किला था, ताजमहल था, एलोरा केव्स था और अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स थी। उसी तरीके से आपका 1986 में भी 4 थे। कौन कौन से याद करो? फतेहपुर सिकरी, गोवा के कॉन्वेंट और आपका गोवा के कॉन्वेंट और गिरजाघर जो थे वो हो गए, यानी कि चर्च वो हो गया। और फिर हमने क्या देखा था? हम्पी के स्मारक देख रखे थे, है ना। और हमने क्या देखा था? खजुराहो, उनके बारे में पढ़ा। तो 4 हो गया। अब हम 1987 की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना है। पर पहले फर्स्ट वाला देखने आते हैं कि अजंता की गुफाएं। सबसे पहले तो अजंता की गुफाएं किधर है? देखो, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, ये जितने भी गुफा अभी तक आ रही सारी महाराष्ट्र की हैं। अब देखो, इसमें भी भारत लिख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि महाराष्ट्र पेरिस में थोड़ी ना बसा होगा, है ना। तो महाराष्ट्र में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ है ये? तो आप बोलोगे 1987 में। ठीक है, 1987 में हुआ है। एलिफेंटा की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 7 गुफाएं हैं। 7 गुफाएं हैं, 5 हिंदू की और 2 बौद्ध की। 5 हिंदू की और 2 बौद्ध की। याद हुआ? इसी वीडियो के दौरान में आपको याद करना है कि क्या है। एलिफेंटा की गुफाओं में ना 7 गुफाएं हैं, टोटल 7 गुफाएं हैं, जिसमें कि 2 बौद्ध धर्म के लिए है और 5 जो हैं वो किन के लिए है? हिंदू धर्म के लिए है। एलिफेंटा की गुफाओं का प्रमुख आकर्षण क्या है? देखो, यहाँ पे शिव की ना, भगवान शिव की 20 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एलिफेंटा की गुफाओं में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जो भगवान शिव है, लॉर्ड शिवा जो है, उनकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई हुई है, तो इसलिए। और उसको त्रिमूर्ति कहा जाता है भाई, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं का स्थानीय नाम क्या है? तो उसको कहा जाता है घारापुरी होगा, धारा हो गया है, घारापुरी गुफाएं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? घारापुरी गुफाएं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो यूनेस्को में शामिल हुई हैं ये 1987 में। फिर आती है बात कि इसमें कितनी गुफाएं हैं। एलिफेंटा, देखो एलिफेंट गुफाओं में रहता है, समझ लो। और कितनी गुफाओं में रहता है? 7 गुफाओं में रहता है, जिसमें कि 5 हिंदू धर्म के हो गए और 2 बौद्ध धर्म के हो गए। ऐसे भी याद कर सकते, कोई एक याद कर लो, जो बचा हुआ होगा वो दूसरा हो जाएगा। बस याद रखो कि कौन कौन से रिलीजन का है, ठीक है। फिर इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, घारापुरी के गुफाओं के नाम से। आकर्षण क्या है? एलिफेंटा केव्स में लोग जाते क्या चीज़ देखने के लिए? एलिफेंटा की गुफाओं में तो 20 फीट ऊंची लॉर्ड शिवा की मूर्ति बनाई गई है। उसी प्रतिमा को देखने के लिए ज़्यादा ख़ास तौर पे लोग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 1987 यानी कि 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। सबसे पहले तो देखेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये बताने की भी ज़रूरत है? मेरा तो ख्याल है नहीं, पर बता दूं अगर जिनको भी नहीं पता है, जिन भी स्टूडेंट्स को, तो पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। यह किसका प्राकृतिक आवास है? तो बंगाल टाइगर, ठीक है। बंगाल टाइगर जो हैं उनका है। ये सूबल जो लिखा हुआ वो गलती से बाय मिस्टेक लिखा गया है, उसको स्किप कर दीजिए। सिर्फ याद करिए रॉयल बंगाल टाइगर, उनके लिए ये फेमस है।
और उनका घर भी है, ये नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, देखो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर भारत का पूछेगा तो वो कुछ और है, मगर जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। फिर आता है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ? 1987 में शामिल हुआ है। ठीक है, 1987 में शामिल हुआ। सुंदरबन किस डेल्टा का हिस्सा है? तो देखो ये एक हिस्सा है गंगा डेल्टा का। ठीक है, गंगा डेल्टा का सुंदरबन एक हिस्सा है। सुंदरबन किस देश की सीमा को साझा करता है? तो देखो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ ये जो है अपनी सीमा साझा करता है। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है पट्टदक्कल के स्मारकों का समूह। ये भी 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, 1987 में। फ़िलहाल तो ये जान लेते हैं कि पट्टदक्कल के स्मारकों का समूह जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो कर्नाटका में। अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी, कर्नाटका में और क्या है बताओ? कर्नाटका में और क्या है जो 1986 में था, यूनेस्को में शामिल हुआ? बताओ क्या है, अगर ध्यान से पढ़े हो तो वो है हम्पी के स्मारक, है ना, विजयनगर, राजा कृष्णदेव राय, तेनाली रामा, मैंने बता रखा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये ना मिस प्रिंट हो गया भाई, इसके लिए सॉरी। ठीक है, पट्टदक्कल के स्मारक जो है कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में हमने देखा। यूनेस्को में कब शामिल हुए? तो 1987 में, मैंने बता दिया। इनके स्मारकों में कितने मुख्य मंदिर हैं, कितने प्रमुख मंदिर हैं? तो देखो 10 हैं, और 10 में ना एक याद कर लो, दूसरा का काम बन जाएगा। एक मात्र जैन मंदिर है और 9 हिंदू मंदिर है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि एलिफेंटा की गुफाएं जो हमने देखी थी, जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें भी 7 प्रमुख गुफाएं थी। वो किस धर्म से संबंधित थी? हिंदू और जैन से ही थी, हिंदू और जैन धर्म से ही थी। फ़र्क इतना था कि 5 गुफाएं हिंदू धर्म की थी और 2 गुफाएं जैन धर्म की थी। यहाँ भी सेम कंडीशन है, मगर यहाँ पे क्या है, मंदिरों की बात की जा रही है, वहाँ गुफाओं की बात की जा रही थी। यहाँ 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन मंदिर है। किसमें? पट्टदक्कल। ठीक है, कर्नाटक में है ये। इस समूह का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। और मैंने एक चीज़ और बताई है कि विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर, याद आ रहा है? विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर भी अभी मैंने बताया था। चलो बताओ कि वो कहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, वो बताओ। इस समूह का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, तो आपने पट्टदक्कल का देखा कि 9 हिंदू मंदिर, 1 जैन मंदिर हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर है। ये स्मारक किस राजवंश द्वारा बनाए गए हैं? तो बोलोगे चालुक्य वंश द्वारा बनाए गए हैं। पट्टदक्कल जो है, पट करके चालू करके मुंह बोलने लगते हैं लोग, पट करके लोग अपना मुंह चलाने लगते हैं, चालू कर लेते हैं, बस चल रहा है। किन्हीं लोगों की आदत होती है कि कैंची की तरह ज़बान, बस चालू किया तो चालू। रेडियो समझो। और ख़ास के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा बहुत करते हैं कि अगर किसी चीज़ को बोलने पर आए, या फिर जो माँ बाप होते हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही हो गए या मम्मी हो गई, अगर वो बोलने पर आई तो अब वो तो चुप ना रहेंगी भाई। अब तुम तुमको बाहर चले जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो अपना बोलना नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसे याद रखो कि पट करके बोल देती हैं, और जो चालू। ठीक है, तो पट्टदक्कल के स्मारकों का निर्माण किन्होंने करवाया था? चालुक्य वंश के द्वारा हुआ था। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि पट्टदक्कल का कहाँ स्मारक सारा कर्नाटक में है, कि इन्होंने बनवाया था, चालुक्य वंश ने बनाया था। ये किसी राजा का नाम नहीं बता रहा है, बस चालुक्य वंश। अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा कि चालुक्य वंश में कौन कौन से राजा हुआ करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रमुख मंदिर यहाँ का कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर है, और 10 मंदिर प्रमुख हैं, जिसमें कि 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन मंदिर है। बस इसमें इतनी ही कहानी थी। आपका नेक्स्ट आता है चोल मंदिर। ठीक है, महान चोल मंदिर, ये भी 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो यूनेस्को साइट्स जो हमारे बने भारत से 1987 में, वो कितने थे? एक हमने पट्टदक्कल देखा, अभी देखा था। एलिफेंटा की गुफाएं हमने देख रखी हैं। फिर हमने क्या देखा था बताओ? एलिफेंटा की गुफाएं देखी थी।
फिर हमने सुंदरबन डेल्टा देखा था, पटदक्कल देख ही लिया, 3 हुआ और ये 4, यानी कि 1987 में भी कितने हुए हैं, 4 हुए हैं अभी। तो देखो चोल मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो देखो तमिल बोलते बोलते क्या हुआ, चला गया। तमिल बोलते बोलते ये तमिलनाडु में ही चला गया। ठीक है, कोई नॉर्थ इंडियन व्यक्ति है और वो तमिल बोलते बोलते कहाँ कि नहीं 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 मुझे तो तमिलनाडु में जाना है, तो वो बोलते बोलते चला गया। चोल मंदिर से ऐसे याद रख लोगे कि चोल मंदिर किधर है, तमिलनाडु में। क्योंकि ये साउथ इंडियन है तो मैं बता दूं कि याद नहीं रहता है बिल्कुल भी। फिर आता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये कब शामिल हुआ, तो ये बोलोगे ये 1987 में ही हुआ था। ठीक है, 1987 में ही हुआ था। ये दूसरी चीज़ें हैं। तंजावुर जो दिखा हुआ है, गंगाई कोंड चोलपुरम और दारासुरम, ये मंदिर है और ये कहाँ कहाँ है वो दे रखा है। सबसे पहले छोड़ो इसको, पहले ये देखते चोल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था, राजेंद्र चोल ने करवाया था। राजेंद्र चोल और राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अब अगर बात की जाए यूनेस्को की विषय शामिल हुए हैं, देखो ये कुछ मंदिर हैं जो चोल मंदिर के अंदर ही आते हैं। एक तो तंजावुर का मंदिर है, एक तंजावुर में मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसमें शिव को समर्पित है। यह मंदिर क्या है, शिव को समर्पित है और 1987 में ही क्या हुआ है, ये यूनेस्को साइट बना है। लेकिन जो गंगाई कोंड चोलपुरम और दारोसुरम में के मंदिर हैं वो 2004 ईस्वी में। अब देखो गंगाई कोंड चोलपुरम में जो हैं वो भी बृहदेश्वर ही मंदिर है, शिव जी को ही समर्पित है। लेकिन जो आपका दारासुरम में दिख रहा है, दारासुरम में कौन सा मंदिर है, ऐरावतेश्वर। ऐरावतेश्वर बता दूँ, तंजावुर में भी बृहदेश्वर है और गंगाई कोंड चोलपुरम में भी बृहदेश्वर मंदिर है। और लेकिन यहाँ जो दारासुरम के मंदिर है, दारासुरम में कौन सा मंदिर है, ऐरावतेश्वर। और ऐरावत सबको पता होगा, सबको तो नहीं, जो मतलब हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। ऐरावत कौन था, भगवान इंद्र के वो हाथी का नाम था, ऐरावत वही थे, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, उनके नाम पर। और ये 2004 में शामिल हुआ है यूनेस्को में। अब देखो इसके आगे क्या लिख रखा है, चोल मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। अभी बताया था चोल राजा और राजा राज प्रथम। ठीक है, राजेंद्र चोल, तो नाम में ही चोल है ना, ये हो गया। चोल मंदिर में कौन से प्रमुख मंदिर हैं, देखो आगे ना नाम, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, एक गंगाई कोंड चोलपुरम में है और ऐरावतेश्वर मंदिर जो दारासुरम में है। ये 2004 और एक तंजावुर का है जो कि 1987 में यूनेस्को साइट में शामिल हो गया। ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो मैंने बताया कि बृहदेश्वर और बृहदेश्वर दोनों, तंजावुर वाला भी और गंगाई कोंड चोलपुरम वाला भी, ये दोनों ही शिव को समर्पित है। लेकिन जो ऐरावतेश्वर है वो भगवान इंद्र के हाथी के नाम पर रखा गया है। बस इसके बारे में यही चीज़ें आपको जाननी है। देखो नीचे लिख भी रखा है। आई होप कि ये सभी स्मारक जो थे आपको समझ में आए होंगे। आज हमने 1986 और 1987 दोनों यूनेस्को साइट को कंप्लीट कर लिया है। और बस आपको याद ऐसे रहेगा कि अगर आप इसको याद करते रहोगे हर 2 दिन 3 दिन पे, और PYQs लगा लेना, पक्का श्योरिटी है कि बनेगा, आपसे टिक कर पाओगे एकदम 100% सही। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से इसी टाइम पे देख लिया और देख के याद कर लिया। जो चीज़ें ना याद हो ना उस टाइम पे क्या करना, आप पॉज करना, रोकना और फिर आप उसको कंटिन्यू करिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की दूसरी वीडियोस के साथ नेक्स्ट पार्ट में। ये तो 3rd पार्ट था। आई होप कि 2 पार्ट्स में हम इसको और पूरा ख़त्म ही कर लेंगे। इसके बाद एक आएगा, उसके बाद जो दूसरा आएगा उसमें ये फिनिश हो चुका होगा। ठीक है।
रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाने का, और पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको छोड़ देते हो तो। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ने के बावजूद अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब कि आपने मेहनत ही नहीं करी है। ठीक है, मेहनत कीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए, कभी भी एग्ज़ाम तक में नहीं भूलेंगे। और PYQs लगाते रहिए, जब जब मैं पढ़ाऊँ तब तब आप क्या करिए, एक बार PYQ रात को, अगर दिन को पढ़ रहे हो तो रात को पढ़ रहे हो तो अगले दिन याद कि हाँ हमको उतना देर तक का याद तो रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।